जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त दिनेश, डी के एजुकेशन लर्नर्स, आप सभी का आपके अपने परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर है 23। आज के बहुत मजेदार प्रश्न रहने वाले हैं और काफी एंटरटेनमेंट के साथ, बिगड़ थके एंजॉयमेंट के साथ आज की क्लास होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहना। आज आपके 29 प्रश्न हैं और लास्ट में कमेंट करके ये बताना कि आपके आज कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो यस, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, बहुत ही प्यारा पहला प्रश्न आपका। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। किसके बारे में पूछ रहा है, बेसिक सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा भाई। वह कौन सा राज्य है भारत का जिस जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। अब पहले तो आप यहाँ पे ऑप्शन को देख लो भाई। गुजरात, गुजरात की तो भाई समुद्री सीमा है। ये देखिए आपका गुजरात यहाँ पे आ गया, ये आपका गुजरात हो गया। उसके बाद गोवा, गोवा की भी आपकी है। राजस्थान, दोस्तों राजस्थान की आपको दिख रही है यहाँ पे कोई समुद्री सीमा। राजस्थान जो ऑप्शन में दिया है दोस्तों, इसकी समुद्री सीमा नहीं है, ये स्थल सीमा से लगा हुआ है। महाराष्ट्र आपका ये हो गया, बॉम्बे ये भी आपका समुद्री सीमा से लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या बना। ऐसे प्रश्न आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा अगली बार इस ऑप्शन में, आपको कहेगा कि भाई किसकी समुद्री सीमा है, ठीक है, तब आपको ये अपोजिट कर देगा प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। चलिए भाई, नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। क्या फार्मूला होगा, एटीपी के द्वारा की जाती है, या एसटीपी के द्वारा की जाती है, या फिर बीओडी के द्वारा की जाती है, या डब्ल्यूपीएल के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों देखिए, इसका तो राइट आंसर आपको पता होगा, तो बेसिक सा प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न है। लेकिन फिर भी इन प्रश्नों को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये आने वाले प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश की जो भी आपकी टेट की वैकेंसी आती है, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, भाई ये प्रश्न घुमा फिरा करके पूछते हैं ये। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, आपको ये प्रश्न भर भर के मिलेंगे। तो देखिए, नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है, जांच की जाती है, वो की जाती है आपके बीओडी के प्रोसेस के द्वारा। चलिए, बीओडी का फुल फॉर्म कौन बताएगा, कौन सा मेरा भावी अध्यापक है जो बीओडी का सही फुल फॉर्म बताएगा। पता है आप लोगों को, नहीं पता कोई बात नहीं। देखिए, बीओडी का बी से होता है बायोलॉजिकल, ओ से होता है ऑक्सीजन, और डी से होता है डिमांड। समझ में आ गया, नहीं आया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं बीओडी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, कृत्रिम कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन, क्या कह रहा है, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है। चलिए भाई, अरे कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा इसका रसायन होता है। सिल्वर नाइट्रेट होता है, ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, ऑप्शन नंबर सी। सिल्वर आयोडाइड होता है, ऑप्शन नंबर डी। पोटेशियम नाइट्रेट होता है। अब बताओ भाई, पता है, नया प्रश्न सा लग रहा है, नहीं लग रहा। अरे मेघ बीजन क्या कह रहा है, देखो प्रश्न को कितने प्यारी तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। मेघ बीजन, अरे भैया बारिश कराने वाला कौन सा कृत्रिम रसायन है, क्या है पता है आप लोगों को, पता होगा। तो दोस्तों इसका सही आपका आंसर बनेगा सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी होता है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। किस किस को पता था, बहुत बच्चों को पता होगा, और फ्रेशर बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर हमें पता था। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। अरे भाई समझ में आया, किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। अब बताओ भाई, यूएनएफपीए, क्या ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन समर्पित है वन्यजीव संरक्षण के लिए, या आईयूसीएन है, या यूएनईएसओ है, यूनेस्को है, या डब्ल्यूएचओ है। अब बताओ भाई, डब्ल्यूएचओ है क्या, डब्ल्यूएचओ तो है नहीं, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब आपके पास बचे हैं तीन ऑप्शन, कहो तो और काटो, एक और काट देता हूं भाई, चलो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। अब आपके पास बचा हुआ है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी।
कौन बताएगा इस प्रश्न का सही आंसर? अरे वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, कौन है? हैं? चलिए, पता है नहीं पता? देखिए, इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। समझिएगा पहले, ठीक है। राइट आंसर आपको पता चला ऑप्शन नंबर बी, आयुष्यन। अब आयुष्यन का किसी को फुल फॉर्म पता है? नहीं पता होगा मेरे दोस्तों। फ्रेशर बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता होगा। आई से करिए आपका इंटरनेशनल, यू से करिए यूनियन फॉर, सी से करिए कंजर्वेशन और एन से करिए ऑफ नेचर। समझ में आया? नहीं आया होगा, फिर से समझिए। देखो, फुल फॉर्म पूछता है किसी किसी एग्जाम में, आपके यूपी टेट में ही पूछता है, तो फ्रेशर बच्चे ध्यान देना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हो गया आपका आयुषियन। ऑप्शन नंबर बी आपका होता है यहां पे बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा पर्यावरण की परिभाषा क्या है। अरे बच्चों बता दो। अरे पर्यावरण की परिभाषा, बहुत बेसिक सा प्रश्न पूछा है। ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक हैं, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, ये क्या है? लग रहा है चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? नीचे से देखो भाई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा। अरे जो चीजें हमको को घेरे रखती हैं, कि ये बात ठीक है भाई, बात तो ठीक है, पर पर्यावरण की परिभाषा जैसा तो ये ठीक नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर बी को फिर से पढ़ो, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। अरे ये क्या उटपटांग सा ऑप्शन दे दिया सर, ये लग रहा है क्या? ये तो सर बिल्कुल नहीं लग रहा। अब आपके पास क्या बच रहा है? एबायोटिक एवं बायोटिक। अरे जैविक व अजैविक घटक आप लोगों ने देखा होगा, सुना पढ़ा नहीं पढ़ा? तो वही है ये एबायोटिक एंड बायोटिक घटक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लगा दो आंख बंद करके, बिल्कुल सही है ये। अगला प्रश्न और बेसिक सा है, चलो भाई। अरे चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि, अरे भैया चमगादड़ आप लोगों ने देखा होगा रात के टाइम में निकलती है, पेड़ों पे उल्टी लटकी रहती है, नहीं लटकी रहती है? तो ये क्या है? अरे भाई ये उड़ता है या रात्रिचर है, शाकाहारी होता है, बच्चे देता है? अब बताओ भाई। अरे चमगादड़ क्या है? उड़ता तो है सर, ये बात तो ठीक लग रही है। रात्रिचर भी है, रात में ज्यादा घूमता है। शाकाहारी है क्या? अरे नहीं भैया, चमगादड़ शाकाहारी कहाँ से हो गई, ये तो मांसाहारी होती है। अब तीन ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न को दोबारा से ध्यान से पढ़ो। चमगादड़ स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब कि पता चल गया होगा क्यों स्तनधारी है। अरे भैया स्तन तभी तो होंगे जब छोटे छोटे उसके बच्चे होंगे, उनको दूध नहीं पिलाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी होता है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। बहुत बच्चों ने पकड़ लिया होगा। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही प्यारा और बहुत ही नॉलेजफुल प्रश्न है ये। अरे किसके बारे में पूछ रहा है ये, पता है कि नहीं पता? अरे पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? क्या गामा किरणों को करती है, एक्स किरणों को करती है, पारावैंगनिक किरणों को करती है, या बीटा किरणों को करती है? अब इसका नाम कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा। सबको पता होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अरे भाई साहब, पारावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। इससे क्या क्या होता है? इससे ज्यादातर स्तन कैंसर होता है, शारीरिक त्वचा कैंसर होता है। समझ में आया? आ गया होगा। इसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट, ठीक है, यूवी किरणें। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका यहाँ पे सही। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? अब बताओ भाई, नॉलेजफुल प्रश्न मिला है आपको। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? अरे व्याख्यान दे करके सिर्फ मूल से बकबकाते रहो, क्षेत्रीय भ्रमण करा करके, समूह वार्तालाप करके, कि आओ एक साथ बैठ करके गुट बनाएं और गप्पेबाजी करें, भाई इससे पर्यावरण की जागरूकता बढ़ा लोगे आप? या अध्ययन करके? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? अरे पर्यावरण की जागरूकता आप कब बढ़ा सकते हो, सृजन कब कर सकते हो? जब भाई साहब आप
क्षेत्र भ्रमण करोगे, जंगलों को देखोगे, नदियों को देखोगे, पठारों को देखोगे, जब आप बताओगे कि ये देखो नदी कितनी प्रदूषित हो गई है, तब बच्चों में इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। पेड़ों के जो पेड़ काटे जाते हैं ना, तो जैसे उत्तराखंड के अंतर्गत क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था, उस चीज के बारे में बता करके, क्षेत्र भ्रमण करा करके कि भाई पर्यावरण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी सुरक्षा आपको ही करना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? बेसिक सा प्रश्न है। अरे वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या वाहनों एवं उद्योगों में? तो बेसिक सा प्रश्न था, आप लोग सब इसको सही करोगे। भाई साहब वाहनों में भी करते हैं और उद्योगों में भी करते हैं, तो यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। चलिए भाई, लाइकेन क्या है, पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, फ्रेशर बच्चों को नहीं पता होगा, बताते हैं। अरे परजीवी होता है, या रसायन स्वपोषी होता है, अपघटक होता है, या सहजीवी होता है? अब बताओ भाई। अरे लाइकेन क्या होता है, क्या करता है लाइकेन? तो इसका राइट आंसर पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, पता होगा। अरे दोस्तों, ये होती है एक सहजीवी। आप लोगों ने देखा होगा पीपल के पेड़ में, या आपने कहीं देखा होगा नीम के बड़े बड़े पेड़ों में, बरगद के पेड़ों में, या किसी दीवार पर पे जो वनस्पतियां उग जाती है ना, देखा होगा डाली नुमा एक वनस्पति निकल जाती है, तो वही तो आपकी लाइकेन होती है। तो ये क्या होती है, सहजीवी होती है। अरे पौधे के साथ साथ जो पौधे को भोजन मिलता है, उससे ही वो अपना भोजन प्राप्त कर लेती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सहजीवी। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? चलो मित्रों बताओ भाई, किसके बारे में पूछ रहा है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? अरे क्लोरीन का है, या ब्रोमीन का है, आयोडीन का है, या लोहे का है? अब बताओ भाई, मजा आएगा प्रश्नों में आज के। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके बारे में पूछ रहा है, बेसिक सा प्रश्न है। तो क्या है भाई? अरे ये होता है आपका आयोडीन। चलिए भाई, अच्छा आपको आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है पता होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले के टाइम में, जो गले के नीचे ना फूला फूला सा हो जाता था, तो कौन सा रोग बोलते हैं उसको? बोलते हैं घेंगा रोग। ठीक है, कौन सा बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं। अच्छा, ये रोग क्या करता है, इसमें जो आपकी थायराइड ग्रंथियों में ना क्या होती है, सूजन आ जाती है, इसीलिए फूला फूला सा होता है। तो आयोडीन की कमी से समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? आयोडीन का माना जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। बेसिक सा प्रश्न है, पहले आता था अब नहीं आता, लेकिन नॉलेजमेंट के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, ये प्रश्न आपको मिलेगा एग्जामों में, आपको पक्का मिलेगा। अरे भाई क्या कहते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन इटियोलॉजी में किया जाता है, नियोलॉजी में किया जाता है, इथोलॉजी में किया जाता है, या डेमोलॉजी में किया जाता है? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये हर एक शब्द का ना अलग अलग मीनिंग है। तो फिलहाल आप बताइए कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो किस में किया जाता है? पता है, ये किया जाता है इथोलॉजी में। तो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। किस किसको पता था भाई? फ्रेशर बच्चे तो पक्का गलत करेंगे, पर चलो फिर भी पढ़ रखा होगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर हमें पता था। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? देखो मिला ना आपको, चिपको आंदोलन, ये मिलेगा पेपर में, आएगा, इस बार भी आएगा, हर बार आता है, और ये कहता है कि मैं आपके पेपर में आऊंगा, मुझे भूल के तो दिखाओ। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, या उत्तराखंड में? तो दोस्तों ये आपका हुआ था चिपको आंदोलन उत्तराखंड में। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी होता है यहाँ पे आपका सही। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी बहुत सी इंफॉर्मेशन है इसकी, सुन के जाना। ठीक है, अरे भाई चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना, किस लिए हुई थी? अरे वृक्षों के, पेड़ों के कटाव के विरुद्ध, कि भाई साहब हम पेड़ नहीं काटने देंगे। और जो पर्यावरण के प्रेमी कौन थे? अरे भाई चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई साहब, पता है किसी को नाम? नहीं पता होगा। ये थे जी आपके सुंदर लाल। कौन थे? सुंदर लाल। आगे बताओ, पता है किसी को? बहुगुणा। कौन थे? बहुगुणा।
भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना, पूछिएगा प्रश्न। ठीक है, और कौन थे दूसरे इनके सहपाठी, कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, कि नेतृत्व में इन्होंने कहाँ पे, ये जो उत्तराखंड में हुआ था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? ये आपका हुआ था चमोली। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है पता है आपको? चमोली डिस्ट्रिक्ट है। फूलों की घाटी भी इसे कहा जाता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट को, पता है? चमोली जनपद चलो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अच्छा, किस वर्ष हुआ था ये आंदोलन, पता है आप लोगों को? ये हुआ था आपका 1973 में, 1973 में। तो समझ में आ गया होगा भाई। चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में प्रारंभ हुआ था। तो बहुत सारे फैक्ट हैं, इसी में से एक फैक्ट आपके एग्जाम में फंसने वाला है, आने वाला है गारंटी के साथ, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का दोस्त, फ्रेंड कहा जाता है, बड़ी कहा जाता है? तो बेसिक सा प्रश्न है। क्या चींटी को कहा जाता है, केंचुआ को कहा जाता है, मधुमक्खी को कहा जाता है, या तितली को कहा जाता है? तो कहावत तो सुनी होगी, तितली उड़ी बस में चढ़ी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तो तितली तो भाई दोस्ती नहीं करती है, तो तितली को तो काट दो। मधुमक्खियों से तो आप लोग खुद दोस्ती नहीं करोगे, यदि एक डंक मार दिया ना तो 24 घंटे तक मुंह फुला देगी। तो क्या बना भाई? किसान का मित्र कौन है? प्यारा सा केचुआ। अरे भाई ये बताओ, केचुआ को ही क्यों मित्र बनाया? बताइए, केचुआ को ही क्यों मित्र बनाया किसान का? भाई साहब, केचुआ को ना इसीलिए मित्र बनाया क्योंकि वो खेतों की मिट्टी को अंदर रहता है और ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए छेद करता है, देखा आप लोगों ने? और जब मर जाता है तो वो खाद बन जाता है। इसीलिए केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अच्छा, इसको और इसका अंग्रेजी नाम क्या है, पता है किसी को? पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर ये नाम है, नहीं पता तो फिर मैं बताऊंगा आप अगली क्लास में। अगला प्रश्न आपका जनगणना से, काफी प्राचीन प्रश्न है ये। जनगणना द्वारा 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? तो बेसिक सा प्रश्न है, अब ये आता नहीं है, फिर भी आप ध्यान दे दीजिए। तो दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर? ये होगा आपका 950 पर 1000 पुरुष, 950 महिलाएं और 1000 पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए होता है इसका सही। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, इनसे तो आपके प्रश्न बनने ही बनने हैं और डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये छपने वाले हैं। और यदि आप कमेंट करके कहो तो मैं आपको जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, अभ्यारण्य हैं, ये इनका ना मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दे देता हूँ। उसी में से आपके 1 या 2 नंबर का आपके एग्जाम में, आपकी ईवीएस में आ जाएगा। ईवीएस के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जामों में ये आ जाता है। तो फिलहाल अभी इस प्रश्न पे चलो। अरे भाई, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? गुजरात में है, अंडमान निकोबार द्वीप पे है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है। चलिए भाई, अरे गुजरात में क्या है? गुजरात में तो गिर है। क्या है जी? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलते हैं? शेर मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एशियाई शेर। आगे बताओ, फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ। अरे गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? गुजरात तो कट गया भाई, 3 ऑप्शन बचे हैं, गलत नहीं कर देना मित्रों। कहाँ पे है? तो ये आपका है दोस्तों तमिलनाडु में। क्या मिला आपको? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खिंची है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं उसको, कर्क रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है? पता है? नहीं पता? नहीं पता होगा बहुत से बच्चों को। अरे भाई साहब, किसके बारे में कह रहा है? वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची हुई है। तो आपकी क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ही तो है ना। तो क्या बना? ऑप्शन नंबर ए ही हो गया राइट आंसर।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम पेपर में छपने वाले। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, इनकी शुरुआत कब कब की गई थी? 1973, 1982, 1992, 1996। अब बताओ भाई, अरे टाइगर की शुरुआत आपकी कब की गई थी, पता है किसी को? नहीं पता होगा। अब पहले तो ये बताओ कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत क्यों की गई थी, पहले तो इस प्रश्न को समझते हैं हम। अब देखो ये एक छोटा सा ट्विस्ट है इसके अंतर्गत। देखो जब बाघों की घटती संख्या को, जब बाघों की गणना हुई तो उन्होंने क्या पाया कि बाघों की जो संख्या है घट रही है। तो जो संख्या उनकी घट रही थी तो उस संख्या को रोकने के लिए, बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने क्या काम किया था? भारत सरकार ने 1 अप्रैल को, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 1900, कब की बात है? 1973। 1 अप्रैल 1973 को ना ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अच्छा आगे चलो, थोड़ा सा और है इसमें। अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ पे हो गई थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये आपका आता है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा ये कहाँ पे है, पता है आपको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? अरे भाई साहब ये भी तो देवभूमि उत्तराखंड में है। अच्छा ये कहाँ पे है? ये आपके नैनीताल में है। कहाँ पे है? नैनीताल में है। समझ में आ गया? अच्छा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क और रामसागर नेशनल पार्क, ये जो तीनों नाम है ना ये इसी के हैं। अभी नया नाम क्या है मैंने बता दिया हूँ। अब जिस बच्चे को पता होगा ना कि सर कन्फ्यूजन है, एक बार कमेंट में मुझे बताना कि हाँ सर मुझे कन्फ्यूजन लग रही है, क्योंकि ये प्रश्न आपका आएगा, आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा ये। तो छोड़ मत देना इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? चलो भाई दोस्तों बताओ, काफी प्यारी है आपकी। और इसमें से एक प्रश्न आपका छपता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या ये ग्रीन हाउस है? ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है या मीथेन होती है? अब बताओ भाई कौन सी है आपकी ग्रीन हाउस गैस? पता है आप लोगों को? नहीं पता? अरे भाई ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछ रहा है, तो ये होती है आपकी मीथेन। ऑप्शन नंबर डी होता है यहाँ पे आपका सही। इसके अलावा और कौन कौन सी होती है पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा? पता है तो बताओ। एक होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक होती है CH4, ठीक है, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। आगे चलो, आगे समझो, एक होती है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी होती है? एक होती है N2O। N2O क्या है पता है? नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा उसके बाद कौन सी होती है? CFC। तो समझ में आ गया? अब ये अगली बार इसमें से दूसरा ऑप्शन रख देगा तो ध्यान रख लीजिएगा, फिर बना देगा नया प्रश्न ये। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? चलो भाई साहब, ठंड को देख के तो ठंडी सी लगने लगी गर्मी में। अरे तापमंडल होता है, मध्य मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है या आयन मंडल होती है? सबसे ठंडी परत के बारे में पूछ रहा है, सबसे ज्यादा ठंडी परत कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, पता है कि नहीं पता? नहीं पता कोई बात नहीं, सर बताएंगे, बस ध्यान रखिएगा। तो भाई साहब सबसे ज्यादा जो ठंडी आपकी परत होती है ना वायुमंडल में, वो होती है आपकी मध्यमंडल। तो ऑप्शन नंबर बी तो हो गया आपका बिल्कुल यहाँ पे सही। और क्या डाउट है? और क्या डाउट है पूछो जरा। अच्छा कितनी होती है? -80 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अरे तापमान के कारण, पवन या हवा के कारण, आर्द्रता के कारण या वृष्टि वर्षा के कारण? अब बताओ भाई। अरे भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अरे भाई साहब बारिश ही तो है ना। देख रहे हो 2-3 दिनों से कैसे आंधी तूफान सी चल रही हैं और किसानों के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही हैं। क्यों? जैसे जैसे हवा तेज चलेगी वैसे वैसे गेहूं की फसल नीचे गिरेगी, और हो जाती है बारिश तो चौपट हो जाती है पूरी फसल। तो इसीलिए कह रहा हूं मेहनत कर लो, सरकारी अध्यापक तो बन जाओ, जीवन तो बढ़िया निकल जाएगा।
वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। अब देखिए ये आपको वायरस से मिलने वाला है। चलिए, क्या वायरस आपका टाइफाइड में होता है, जुखाम में होता है, या कालरा में होता है, मलेरिया में होता है? तो भाई मलेरिया होगा नहीं, कालरा होगा नहीं, टाइफाइड होगा नहीं। तो वायरस क्या है? अरे कोरोना वायरस, भूल गए क्या? अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, हर घर में तबाही मचाई, हर देश में तबाही मचाई। तो वायरस क्या है? कैसे फैलता था? सर्दी, जुकाम, खांसने और छींकने से तो फैलता था। तो इस प्रश्न को ऐसे लेके चलना, वायरस मतलब कोरोना, सर्दी, खांसी, छूना, टच, ठीक है, अनटचबिलिटी। यदि आपको कोरोना के संक्रमण दिख रहे हैं तो अनटचबिलिटी, अनुच्छेद 17 लगा लेना, तभी बचोगे। समझ में आया? तो भाई साहब जुखाम से होता है वायरस। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? भाई साहब किसके बारे में पूछ रहा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। अरे लखीमपुर खीरी में है क्या, चंदौली में है, लखनऊ में है, या बनारस में है? अरे भाई साहब किसके बारे में पूछ रहा है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। तो चा से चंद्र और चा से चंदौली। तो क्या मिल गया मेरे मित्रों? आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी, चा 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 चंदौली। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अरे सूखी बर्फ अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? भाई सूखी जो बर्फ होती है ना वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड जैसी, मानो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला प्रश्न आपका बन रहा, झूम खेती होती है। अरे झूम खेती कैसी होती है? क्या झूम झूम होती है? केरल में होती है, मेघालय में होती है, बिहार में होती है, या यमपड़ू तमिलनाडु में होती है? कहाँ होती है झूम खेती बताइए? केरल में, कि अपना बिहार में, कि मेघालय में, तमिलनाडु में? तो दोस्तों झूम खेती आपकी होती है ये नॉर्थ ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सी मेघालय होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? दूसरे नंबर का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। हाथी तो बेचारा वैसे ही शाकाहारी होता, शेर तो सर्वोच्च मांसाहारी, बकरी होती है शाकाहारी, और बच गया आपका सांप। तो क्या मिल गया आपको? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछ रहा है तो भैया सांप। नाम से ही डर लगता है, फोन उठा के बैठा है। ऑप्शन नंबर बी। सिल्वी कल्चर संबंधित है। चलो दोस्तों, सिल्वी कल्चर किससे है? वन्य एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है, सिल्क से संबंधित है, फूल से संबंधित है, या उर्वरक खाद से संबंधित है? तो सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर। तो जहां मिल रहा है सिल्वी कल्चर लगा दो मेरे दोस्तों वहां पे वन एवं जंगल, वन्य उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बिल्कुल सही। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मिलेगा एग्जाम में, छपेगा। 21 मार्च को, 23 25 अप्रैल को, 16 सितंबर को, 5 जून को। तो भाई साहब 5 जून को तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। 5 जून कहाँ लगा रहे हो? तो विश्व ओजोन दिवस जो है ना आपका दोस्तों वो होता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बिल्कुल पकड़ के सही। बायोडीजल तैयार किया जाता है, किसमें किया जाता है? चलो भाई, यूकेलिप्टस में किया जाता है, देवदार में किया जाता है, जेट्रोफा के द्वारा किया जाता है, यूटिकुलेरिया के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों बायोडीजल जो है ना आपका, याद रखना हमेशा, ये जेट्रोफा से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल एकदम झटके के साथ सही। ये जो जेट्रोफा होता है किस किसने देखा है पता है आप लोगों को? नहीं पता? अरे जेट्रोफा देखा है कि नहीं देखा भाई साहब? बायोडीजल बनता है इससे। पता है? नहीं पता? नहीं पता होगा दोस्तों, पता कर लेना। एक और पॉइंट सुनो इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो आते थे ये वाले प्रश्न, अब कौन से प्रश्न आते हैं? इसी का दूसरा रूप, नया वर्जन आता है 5G अप टू डेट में। कौन सा आता है? अरे देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो जेट्रोफा है ना बायोडीजल वाला, ये कहाँ पे लगा था ये पूछता है आपसे। पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, हम बताएंगे, परेशान क्यों होते हो। ये है आपका, है, पता है आप लोगों को? अरे कहाँ पे है? ये है एपी में, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। कहाँ पे है ये? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में लगा था, स्थापित हुआ था। समझ में आ गया? जेट्रोफा एक प्लांट होता है, पौधा होता है, उससे आपको बायोडीजल डीजल बनाया जाता है। और ये कहाँ पे लगा था? ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में लगा था। समझ में आ गया होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। अब ये वाले प्रश्न बन रहे हैं इसके, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, जब आपको बायोडीजल जेट्रोफा समझ में आएगा तो आप काकीनाडा आंध्र प्रदेश को भी समझ जाओगे। तो यहां से आप अपना एक नंबर बना लोगे।
तो चलिए बताइए क्लास कैसे लगी, कमेंट करके बताना। जिसको क्लास पसंद आई है वो आज डिसलाइक मारो भाई। मैं देखता हूँ मेरे विद्यार्थी चुपके से देख लेते हैं, ये ना तो लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते। क्या बात है भाई। आज मैं देखता हूँ, आज अपने अपने दिल में हाथ रख करके बोलना कि सर आज हम आपकी क्लास को ना डिसलाइक कर रहे हैं। कमेंट करेंगे कि सर मजा नहीं आया। देखता हूं आज मेरा कौन कौन सा प्यारा विद्यार्थी है जो ये इतना अच्छा काम करेगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, ठीक है ना। अरे कम से कम सब्सक्राइब लाइक तो कर दिया करो यार, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ बच्चों को पसंद आ रही है। मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि भाई कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में। तो टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा और गुरु दक्षिणा के तौर पे सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।